बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 11 हम स्टडी करेंगे, उसमें आज जो टॉपिक आज हम करेंगे वो होगा स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है। ये वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड्स में से निकला है, दो वर्ड्स से। कौन कौन से वर्ड से? वन इज स्टोशियन एंड अदर इज मेट्रॉन। स्टोशियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग। तो किसी एलिमेंट की मेजरिंग क्या कहलाती है? स्टोशियोमेट्री, यानी रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट का कुछ मेजर कर लेना या प्रोडक्ट का देख के रिएक्टेंट का कुछ मेजर कर लेना, ये है स्टोशियोमेट्री, ठीक है। तो हमारे पास मोस्टली अब हम देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी को मिलाओ और सी प्लस डी बन जाए, यानी दो रिएक्टेंट्स को मिलाओ, कोई और चीज़ें हैं ये, ठीक है, ये आपस में मिले हैं और कोई दो अलग चीज़ें बना दें, जिनको क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये इस पूरी को सिंबल की फॉर्म में हमने लिख दिया, ये क्या है? हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री बेसिकली क्या है? स्टोशियोमेट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है, या आप कह सकते हैं एनालिटिकल की ब्रांच है, केमिस्ट्री एनालिटिकल वाली, ठीक है, उसकी ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं किस किस के दरमियान? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को क्या डायरेक्ट देख लेते हैं? नो, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्टोशियोमेट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिवली देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि चेंजेस को अगर हम किसी सिंबल के थ्रू लिख दें, वो क्या है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन है, जो केमिकल चेंज को शो कर रही है। तो इस इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, जैसे इसके मॉल पता हो तो इसके निकाल लो, इनका मैस पता है तो इनका निकाल लो, इनका वॉल्यूम पता है तो इनका निकाल लो, इस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे की निकालने को क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि हमारे पास है स्टोशियोमेट्री। अब स्टोशियोमेट्री में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या नहीं मिलेगा। इसके अंदर हमें दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो कि इसकी क्या होंगी? लिमिटेशंस। लिमिटेशंस उसको ही कहते हैं ना कि दो कोई चीज़ ऐसी है जो वो नहीं कर पा रहा, तो इसकी लिमिटेशन दो है कि ये हमें रिएक्शन की स्पीड नहीं बताएगा, ये हमें रेट नहीं बताएगा। रेट का मतलब क्या है कि हमें ये नहीं बताएगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कितनी स्पीड से जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये चीज़ हमें ये नहीं बताएगी स्टोशियोमेट्री। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है कंडीशंस। कंडीशंस यानी कि क्या है कि कंडीशंस का मतलब है कि वो हमें बाय प्रोडक्ट्स का भी नहीं बताएगा। बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए और वो रिएक्शन में बन जाएं। ये क्या है? ये सिर्फ जनरल इक्वेशन का बताएगी, ये नहीं बताएगी कि अगर हम कंडीशन चेंज करें, यानी टेम्परेचर प्रेशर चेंज करें, तो यहाँ पे कुछ और भी बन सकता है, ठीक है। तो वो क्या होती हैं? बाय प्रोडक्ट्स या फिर साइड प्रोडक्ट्स, जो हमें रिएक्शन में चाहिए नहीं प्रोडक्ट के तौर पर, लेकिन वो बन रही हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स कुछ ऐसे रिएक्ट हो रहे हैं कि वो उसको भी बना रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के साथ जो हमारी मेन प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ अलग चीज़ें भी बन रही हैं, जो अलग चीज़ें बन रही हैं वो है बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंडीशन चेंज करने की वजह से। तो ये है इसकी लिमिटेशंस। अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। अब आप पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आप एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास, मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सारा कुछ कोर्स से पढ़ा है तो ये बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। अब स्टोशियोमेट्री की दो एजम्पशंस हैं, ठीक है। उन एजम्पशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोशियोमेट्री सिर्फ उस इक्वेशन पे लगेगी जिसके अंदर दो लॉज फॉलो हो रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन से लॉ फॉलो होंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सपोज मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना रही हूँ, H2 और O2 ने मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया। क्या ये पहले बैलेंस है? पहले तो इसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो ये देखिए, ये दो H हैं, ये दो हैं, ठीक है। O एक है, ये दो हैं, तो यहाँ पे मैं दो लगा दूँ। अब ये O दो हो गए, अब लेकिन H जो है वो चार हो गए, तो यहाँ लगाऊँ। अब ये क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब मैं इसके ऊपर पहला लॉ जो है वो अप्लाई करती हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ तो मैं इसका मास कैलकुलेट करके देख लेती हूँ। तो ये बनेगा 2 2 ज़र 4 1 प्लस O का 216, ठीक है। इधर वाली साइड पे भी 2 2 ज़र 4 1 प्लस 216। क्या ये सेम है? वैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको तब भी पता चल जाएगा 36 ही 36 में कन्वर्ट हुआ, जितना मास रिएक्टेंट्स का था उतना ही प्रोडक्ट का रहा है। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इसमें अप्लाई हो रहा है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही अप्लाई होगा। उसके बाद दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इधर कितने H हैं? 4 H हैं। इधर कितने O हैं? 2 O हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 H बन रहे हैं और 2 ही O बन रहे हैं। सेम है प्रोपोर्शन हाइड्रोजन एटम्स की प्रोपोर्शन क्या है? सेम है।
तो ये भी क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही है कि आप इतने ही H इतने ही O मिलाएंगे तो इतने ही H2O बनेंगे। ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गई कि इसके अंदर ये दो लॉज जो है ना वो फॉलो ज़रूर होने चाहिए। अब इसके अंदर एग्जम्पशंस क्या है कि जब भी आपने स्टोशियोमेट्री कैलकुलेट करनी है तो आपने दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये मैंने बताया कि बायो प्रोडक्ट्स में नहीं चाहिए, तो हमने देखना है कि साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में, तभी तो वो एक इक्वेशन, मुकम्मल इक्वेशन होगी कि हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन चुके हों, फिर हमने जो उसकी स्टोशियोमेट्री जो है वो देखनी है। ये यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब हमें स्टोशियोमेट्री ना 3 तरह के रिलेशनशिप्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपने सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ लिया, फिर आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, फिर आपने उसके बाद उसकी लिमिटेशंस पढ़ ली, उसके बाद आपने उसके लॉज भी देख लिए। आपने अब तक कितनी चीज़ें देख ली, 5 चीज़ें देख ली, और इसकी एक एग्जाम्पल भी आपने लॉज को देखने के लिए जो है वो पढ़ ली। अब ये देख लें कि ये रिलेशनशिप्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। ये हमें ना 3 तरह के रिलेशनशिप्स प्रोवाइड करेगा। बुक पे 3 तरह के, वैसे 4 तरह के प्रोवाइड करते हैं। मैस टू मैस, मैस टू मैस का क्या मतलब है कि आपको रिएक्टेंट्स का मैस पता हो तो आप प्रोडक्ट का मैस निकाल लें, प्रोडक्ट का मैस पता हो तो आप रिएक्टेंट का निकाल लें। ठीक है, तो ये है पहला रिलेशन, ये हम करके देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी कि कैसे निकाल लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको एक के मैस पता हो तो आप दूसरे के क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। यानी रिएक्टेंट्स में से अगर आपको मैस का पता है तो आप इनके मोल निकाल सकते हैं, इनके मैस का पता है तो इनके मोल निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ आपके पास है कि अगर आपको मैस का पता है तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कि अगर आपको इनमें से किसी के भी मैस का पता है तो आप इनका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। चौथा, आप मोल एक साइड के पता है तो आप दूसरे साइड के मोल भी निकाल सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब आपकी बुक की जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 11, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में वो आपको क्या कह रहा है, वो आपसे ना सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है आप वो लिख लें। वो आपको KOH का आपको मैस दिया हुआ है उसने 14 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपने KOH को रिएक्ट करवाया है H2SO4 से। ठीक है, तो वो बन गया है आपके पास K2SO4, साथ आपके पास पानी बना है। अब आपको अगर ये कह दिया उसने, ठीक है, तो ये बन गया। अब आप इसको देखें कि क्या ये बैलेंस है, नहीं, ये K2 है, ये 1 है, तो आप सबसे पहले इसको बैलेंस कर लें। आप यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पर भी अगर आप लिखेंगे मेरा ख्याल 2, तो ये हो जाएगी आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी, अब ये बैलेंस हो गई है। अब आप इसको नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गई इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन। अब उन्होंने आपसे पूछा क्या क्या है। ठीक है, आपसे उन्होंने पहली चीज़ पूछी है मैस बताएं, ये K2SO4, इसका मैस अब देखिए, रिएक्टेंट का मैस दे के प्रोडक्ट का मैस पूछ लिया, तो स्टोशियोमेट्री से आप क्या करेंगे, एक का मैस यूज़ करते हुए दूसरे का मैस निकाल रहे हैं, मैस से मैस निकाल रहे हैं, ये देखें। ठीक है, तो आपने वो निकालना है। मैस ऑफ K2SO4 पूछा है और मैस ऑफ वाटर पूछा है आपसे। ठीक है, तो अब हम ये निकालेंगे बारी बारी दोनों। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसका मोल निकाल लेते हैं KOH। KOH का मैस ये है, तो आप KOH का मोलर मैस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। K होता है 39, O16 प्लस हाइड्रोजन 1 इज इक्वल्स टू 56 ग्राम पर मोल। ये आपके पास आ गया मोलर मैस। अब इस मोलर मैस को और मैस को, आपको पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो आपके पास मैस क्या है 14 और मोलर मैस क्या है 56, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25 मोल्स। तो KOH के मोल्स निकल आए। अब इसके मोल्स यूज़ करते हुए आप K2SO4 के भी मोल निकाल सकते हैं और वाटर के भी मोल्स निकाल सकते हैं। जो आपने रिलेशनशिप पढ़ा है कि एक के मोल पता हो तो आप दूसरे के मोल भी निकाल सकते हैं। अब हम वो मोल निकालेंगे। ठीक है, मोल हम अब पहले K2SO4 के लिए कर लेते हैं। K2SO4, K2SO4 के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, KOH के मोल्स और K2SO4 के मोल्स को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करें। KOH के मोल्स पहले तो इक्वेशन में देखते हैं कितने हैं मोल्स होती है, ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई होती है साथ में, ये यहाँ यहाँ और यहाँ पे। KOH के साथ क्या है 2 और K2SO4 के साथ क्या है 1। तो ये अगर मैं ये 1 बना दूँ तो ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास KOH के कितने मोल्स निकले हैं 0.25, तो मैं दोनों साइड्स पे 0.25 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 0.12 एंड 5। तो ये जो मेरे पास मोल्स निकले हैं, ये मेरे पास निकले हैं K2SO4 के। अब मेरे पास K2SO4 के मोल्स आ गए। ठीक है, मेरे पास K2SO4 के यहाँ पे क्या आ गया, मोल्स आ गए K2SO4 के, और यहाँ पर इसका जो है वो मोलर मैस भी मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, वो ये दोनों चीज़ें मैं इसकी यहाँ लिख देती हूँ। मोल्स अभी हमारे पास क्या आए हैं 0.125, और इसके जो है वो मोलर मैस हम निकाल लेते हैं 39 मल्टीप्लाई बाई 2
प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपको पीरियोडिक टेबल से सारा कुछ मिल जाएगा। अब ये आ गया तो इसका मोलर मास आएगा 174 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे मैं इसका लिख देती हूँ 174 ग्राम पर मोल। अब आपको पता है कि एक फार्मूला है यही वाला, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। तो अगर मुझे मैस चाहिए और मेरे पास ये दोनों हैं तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, मैस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैस इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, तो मैस मोल्स क्या है हमारे पास 0.125 और मोलर मैस हमारे पास क्या आया है 174। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.75 ग्राम्स। ले जी, आपके पास सवाल का पहला पार्ट मैथ्स ऑफ K2SO4 आ गया। अब दूसरा पार्ट है मैथ्स ऑफ वाटर। अब मैथ्स ऑफ वाटर निकालना है तो आप क्या करें, KOH के मोल्स को वाटर के साथ कंपेयर कर दें, सेम एज इट इज़। ये हो गया पहला। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं वाटर के लिए। आपने वाटर के लिए निकालना है तो आप उसके लिए भी क्या करें, KOH के मोल्स को और वाटर के मोल्स को कंपेयर कर दें। आपकी इक्वेशन में देखें तो KOH 2 है और वाटर भी कितने हैं 2 हैं। ये दोनों आपस में कट गए तो ये बन गया 1 1। अब आपके पास KOH के एक्चुअल मोल्स क्या हैं 0.25, तो आप दोनों साइड पे 0.25 को मल्टीप्लाई करें। ले जी, आपके पास वाटर के मोल्स आ गए। मोल्स कितने आए 0.25 मोल्स। अब आप इसका मोलर मैस निकालें तो आपको ये तो पता होगा 18 होता है, 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 मोलर मैस। अब आप इसके भी क्या कर लें, मोल्स निकाल लें, सॉरी मैस निकाल लें। मैस का क्या मतलब है, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो आपके पास मोल्स अभी निकले हैं 0.25 और मोलर मैस क्या 18 है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.50 ग्राम या 4.5 ग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब तीसरी चीज़ भी उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछी है, उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर दें। नंबर ऑफ़ H2O मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करें। अगर आपने मेरा एवोगैड्रो नंबर वाला टॉपिक जो है वो लेक्चर लिया हुआ है, लेक्चर नंबर 9 है आई थिंक सो, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा कैलकुलेट करना। अब तीसरी चीज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आइंस या नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हो तो आप उसके मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मोल्स आपके पास वाटर के पूछे हैं ना उन्होंने आपसे मॉलिक्यूल्स, तो आपने वाटर के ही मोल्स लगाने हैं और उसको 6.02 10⁻23 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, जो कि आएंगे 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ले जी, आपके पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। होपफुली आपको यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो मस्ट आप देखें। सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास KOH का मैस था और आपने उससे K2SO4 का मैस भी निकाल लिया और KOH का मैस वाटर का मैस भी जो है वो निकाल लिया। ठीक है, यानी आपने मैस से मैस निकाल लिया। दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि एक के मोल्स पता थे तो आपने बाकी दोनों के मोल्स भी निकाल लिए, आपने मोल से मोल्स भी निकाल लिए। अब आपको मोल्स का पता था तो आपने क्या किया, आपने उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए। तो कितना कुछ आपको पता चल गया, मैस से मैस भी निकाल लिया आपने, मोल से मोल भी निकाल लिए। ठीक है, और मैस से मोल भी निकाल लिए। अब आपके पास सिर्फ मैस से वॉल्यूम वाला है जो आपने अभी नहीं निकाला इस क्वेश्चन में, वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो निकाल लेंगे। आपसे जो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर वो कह रहे हैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 12 में उन्होंने आपको कहा कि आपके पास Mg है और उसको आपने HCl के साथ रिएक्ट करवाया है तो उसने MgCl2 बनाया है और साथ में उसने जो है वो H2 गैस लिबरेट आउट की है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट की है। तो आप इसको पहले बैलेंस करें, तो बैलेंस करेंगे तो C2 हैं, ये 1 है तो आप इसको 2 कर दें। लीजिए, इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब ये बैलेंस हो गई है तो सबसे पहले उन्होंने आपको कहा कि आपको मैस दिया हुआ है H2 का। अब उन्होंने प्रोडक्ट का दिया अपने रिएक्टेंट के निकालने, तो H2 का आपको मैस दिया हुआ है, आपको मैस दिया है उन्होंने 12.1 ग्राम, 12.1 ग्राम। आप मोलर मैस निकालें इसका, 2H ले लें तो 2H क्या होता है 1.008 प्लस 1.008 इज इक्वल्स टू 2.016 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, मोलर मैस है, ये हो गया। अब आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं इजीली। मोल्स के लिए मैस ओवर मोलर मैस, जब आप इसको करेंगे 12.1 2.016 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मोल्स। अब आपके पास इसके मोल्स निकल आए। अब इससे उन्होंने आपसे क्वेश्चन में HCl का पूछा है तो आप मेनली HCl के साथ ही चलेंगे। तो आप HCl के मोल्स निकालना चाहते हैं तो इसके मोल्स को इसके साथ कंपेयर कर दें। अब आप HCl के लिए कर रहे हैं तो आप क्या करें, सबसे पहली चीज़ उन्होंने आपसे HCl के मोल्स आपने कैलकुलेट करने, फिर आपसे नेक्स्ट होगा। तो आपके पास H2O के मोल्स और HCl के मोल्स, H2 कितने हैं 1 है और HCl कितने हैं 2 है। तो आपके पास मोल्स कितने हैं H2 के 1, दोनों साइड पे आप 6 को मल्टीप्लाई कर दें। लीजिए, आपके पास 12 मोल्स HCl आ गया। अब आपके पास HCl के मोल्स निकल आए 12। ठीक है, अब आप इसका निकाल लें मोलर मैस। इसका मोलर मैस आप जब निकालेंगे तो HCl इज इक्वल्स टू 1 + 35.5 इज इक्वल्स टू 36.5। तो आपके पास मोलर क्या आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। अब ये दोनों निकल आए। अब आप इससे इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका मैस निकाल सकते हैं। मैस इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो क्या होगा 12 × 36.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 438 ग्राम्स। क्या आ जाएगा 438 ग्राम्स। अब उन्होंने आपको यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने आपसे कहा है 27% बाय वेट का आपने निकालना है।
ठीक है, ये 100% का है। अब 27% का क्या मतलब है कि 27 ग्राम ऑफ HCl मिक्स किए हुए हैं 100 ग्राम में सोल्यूशन के, ठीक है। तो आपने क्या करना है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, तो आपके पास उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, उन्होंने कहा 27% का मतलब है 27 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है, बाकी पानी है। तो आप इसको 1 ग्राम कर लें तो ये 27 यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बाकी सेम की सेम आप इक्वेशन लिख लें, ठीक है। तो लेकिन आपको उन्होंने 1 ग्राम का नहीं कहा ना, उन्होंने आपको 27 ग्राम का कहा था। उन्होंने आपसे पूछा 438 ग्राम का, तो आप क्या करें 438 ग्राम, ठीक है, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। 438 ग्राम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 1622.2 ग्राम्स। जी, ये आ गया आपके पास 27% बाय वेट का मैस HCl का। अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछी है कि आपके पास मिनिमम वॉल्यूम भी फाइंड करें। तीसरी चीज़ उन्होंने आपसे वॉल्यूम भी पूछा है HCl का, उसके लिए उन्होंने आपको डेंसिटी भी दी हुई है। ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो आप उसको ज़रा रीअरेंज करें तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मैस ओवर डेंसिटी, ठीक है, ये डेंसिटी है। अच्छा, आपके पास अब मैथ्स क्या निकला है 27% वाले का, उन्होंने उसी की पूछी है आपसे मिनिमम 1622.2, और उन्होंने क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दे दी है, वो दी है उन्होंने आपको 1.14 ग्राम पर cm³, ठीक है। ये आ गई, तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास 1423 cm³ वॉल्यूम आ गया, जो कि आपका आंसर है। तो आपने मैथ्स वगैरह को यूज़ करते हुए लास्ट पे क्या किया, वॉल्यूम भी निकाल लिया। तो आपके पास जो आपने ये देखा चौथा रिलेशनशिप भी फॉलो हो गया। तो होपफुली आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।